आपके लिए अपनी इस अवस्था में इन पहाड़ों में दुर्गम स्थानों में उनके हमारी परेशानी को सॉल्व करने का जो समय दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार से तालियां उनके नाम पे हो जाए, उनके कामों पे हो जाए, उनके नाम पे हो जाए कि ये पहले ऐसे अधिकारी हैं, AR कैडेट के पहले अधिकारी हैं जिन्होंने ये जहमत उठाई है कि वो इन दुर्गम स्थानों में जाके असम राज्य के वीर नारियों को, हमारे जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनकी समस्याओं का समाधान करने का जो बीड़ा उन्होंने कुमाऊं मंडल से उठाया है। मैं इस आज के मंच के अपनी आवाज के द्वारा उन सभी AR कैडेटों को अपील करना चाहूंगा कि वो भी आगे बढ़े और अपने जिनको कमांड किया है, साहब कह रहे थे अगर आप नहीं होते तो मैं कमांडर किस बात का होता, ये बात 100% सही है। मैं अफसर क्यों बना, आप थे तब मैं अफसर बना, नहीं तो आप नहीं होते तो मैं अफसर किस बात का। तो ये सोच जब अन्य हमारे जो AR कैडेट अफसर हैं उनके पास भी होंगी तो हमारा आदमी अपने सुख मिलने वाली सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। साहब बाकी मेरा जो आदमी से आदमी मुलाकात भी आदमी से, हालांकि नंदन साहब पहले करते थे कि वो उम्र का भी कुछ एक होता है कि मैं किस उम्र कर सकता है, वो पूरे हो गए तो ये पूरा आगे आए, तो तब से मेरे कॉन्टेक्ट में ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आदमी इनके पास जाने को मंजूर नहीं। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं संस्था के लिए, ये इकट्ठा होके हम एक बात ख्याल करना, बोला 65 साल हो गए 70 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं होगा। पेड़ आदमी किसने लगाता है, अपने लिए कोई भी पेड़ नहीं लगाता है, पेड़ लगाते हैं, लगाएंगे हम, फल खाएगा हमारा आने वाला कोई आसाम फल का तो खाएगा वो। कल मैं मर भी जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है ना कि मेरे होते वो मेरे को फैसिलिटी मिले, या मैं लड़ रहा हूँ कोर्ट केस तो मेरे को मिले, वो किसी को भी मिलेगा तो हमारे परिवार को ना, अपने लिए नहीं सोचना। आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ का फल आप नहीं खाएंगे, खाने वाला दूसरा है। हर हमेशा दूसरे के लिए सोचो, तब तुम्हारा खुद का भला होगा। ये मैंने क्या कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं हो, अगर यही लड़ाई हमारे पूर्व से पहले लड़ी होती तो उस समय ये केस बहुत आसान हो जाना था। लेकिन ये केस क्या हुआ, जब 4th पे कमीशन हो गया, हमको सीपीओ में डाल दिया, तब तो हमारी नींद खुली। पहले हमारा था कि नहीं, हमारी कंप्लेंट भी था, सब कुछ था कि नहीं था, और आदमी से 5 रुपए कम थे। लेकिन हमारे जितने भी पेंशनर आए उस समय सब सोच रहे कि हमने सरकार से क्या लड़ना। आज एक आदमी लड़ रहा है तो हमारा काम है उसका साथ देना। पैसा कोई चीज नहीं है, पैसा नहीं है, धन है। यहाँ पर इतने आदमी आगे, अभी इतने आदमी आगे, इसका मतलब हमारा एकता है, यही एकता लेके चलना है। कोई अपने लिए नहीं लगाना है, इसलिए जो है जो भी है एकता होना बहुत जरूरी है। और ये जो है, जैसे आपको मैंने बोला DSP अकाउंट पक्का बनाना है, अपना बैंक में जाना है, अपने बैंक मैनेजर को बोलना है, अगर पक्का बनाना है उसमें बहुत फैसले किया। और दूसरा, अपने बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन ठीक करना है, क्योंकि उसमें हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को जो है बहुत परेशानी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सोल्जर बोर्ड में नेता ने बोला आसाम राइफल कर, यहाँ पर नहीं होता है, तो वो नहीं होता तो हमारा ये अरेसा भी इसी प्रकार का, सिर्फ 5 इतने बड़े स्टेट में सिर्फ 5 अरेसा ऑफिस है, और उसमें भी पूरा डिटेलिंग नहीं है। जो यहाँ पर अरेसा करना है या कहीं भी करना है, उसको ये पता नहीं है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितने पेंशनर है, जबकि हर महीने वहां से पेंशनर का डिटेल आना चाहिए ना, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से कितने पेंशनर हो गए करके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो हर डिटेल आना चाहिए। वो हमारा डॉक्यूमेंट कहीं पर भी ठीक नहीं है, इसलिए हमें अपना डॉक्यूमेंट खुद ठीक करना पड़ेगा। मेरी बात इतनी है, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होगा, किसी का DSP अकाउंट में आने में प्रॉब्लम बना रहे होगा, या मैनेजर नहीं बना रहा होगा, या किसी का पेंशन में प्रॉब्लम आ गई होगी, या किसी का ECHS बनाने में वो 1000 रुपये सिलेंडर नहीं कर रहा होगा, या किसी का डिपेंडेंट कार्ड आना है, या किसी का विड्रो कार्ड आना है, पे और अलाउंस तो वो हमारे बस की बात नहीं है। जो कि हमें जो आसाम राइफल से मिलने वाले हक हैं, जो हम अपने विधवा को या अपने वीर नारी को, अपने साथी को मदद कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। जैसे DSP अकाउंट है वो कर सकते हैं, उसके बाद जो डिपेंडेंट कार्ड है, बच्चों का डिपेंडेंट कार्ड है, डिपेंडेंट कार्ड ऐसे ही है, कल आने वाले समय में पता नहीं क्या फैसिलिटी हो जाएगी आसाम राइफल के लिए, उस समय माने क्या आप मुझे पीछे सुन सकते हैं? आवाज आ रही? क्लोज करो। धन्यवाद। माननीय कमांडेंट नागरकोटी महोदय, यहाँ पर उपस्थित
वीरांगनाएं, वीर नारियां, अन्य बहनें जो असम राइफल से ताल्लुक़ रखती हैं, और सबसे सर्वोपरि आप समस्त लोग आप इस जगह में एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। मैं शायद आपसे पहली बार आपके साथ में इंटरेक्शन हो रहा है। मैं अपने बारे में कुछ संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम बलवंत सिंह कपकोटी। मैं पिछले वर्ष 30 सितंबर 2022 में 6 सेक्टर जो दीमापुर में बेस्ड है, वहाँ से स्वेच्छा से, निजी कारणों की वजह से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया। एज ए कमांडेंट की कर रहा था। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं असम राइफल्स में जिस तरह से उसका डिप्लॉयमेंट है, नॉर्थ ईस्ट स्पेस सेंट्रिक फोर्स है, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ज़िले हैं अपनी सेवाएं दी होंगी। महज एक खूबसूरत वाकया है, एक महज इत्तफाक है कि हमने अपने जीवन के, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास बाकी जो कुछ पेड अलाउंसेस से संबंधित जो बातें थी, जो हमें मिलना चाहिए, क्यों क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने की क्या वजह है, क्या कारण है, ये सब आप लोगों को बता आप पहले जानते भी होंगे और इसके बाद आपको बता भी दिया होगा इस मंच के माध्यम से साहब के द्वारा या अन्य जो ऑफिस बेरर्स हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, एक वाकया है खूबसूरत, जहां हमने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण, कीमती क्षण वर्दी पहनकर इस देश के रक्षा के लिए, इस देश की आन बान शान, इस देश की सुरक्षा को कायम रखने के लिए तकसीम कर दिए। ये हम उसको अपना सौभाग्य समझते हैं। मगर मेरे दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक प्राकृतिक नियम है, जहां हमने इतनी अपने निजी खुशियों का देश के प्रति कुर्बानियां दे दी। यहाँ वीरांगनाएं बैठी हैं, संभवतः वो सर्विस काल में देश के लिए शहीद हो गए। वो हो गए, ठीक है, वो हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए हमने एक ध्वज के नीचे गीता में हाथ रख के शपथ ली थी कि हम देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करेंगे। मगर उसके लिए, जैसा आप जानते हो, जिंदा रहने के लिए और गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो हमारे भी कुछ मौलिक अधिकार, उसमें से मुख्य अधिकार है पेड अलाउंसेस। ये सभी जानते हैं, ये बड़ी किताबी भाषा है कि हम देश, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, देश के लिए हमें पानी चढ़ा रखा है, उसके कभी भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। मगर उसके बदले हमारे क्या अधिकार है? एक फंडामेंटल राइट्स है, इक्वल पे इक्वल राइट। आपने उसका बहुत बार सुना होगा, जिसका मामला कोर्ट में भी है। जब हम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के, और आर्मी नेतृत्व जहां 80% आर्मी ऑफिसर्स हैं, डीजी से लेके नीचे कंपनी कमांडर मेजर तक, डीजी एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, रैंक का आपको सबको पता है। ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जब हम अपनी ड्यूटी करते हैं,
जहां हमारे एक साथी हमसे लगभग 35% और किसी मामले में 40% अधिक तक उसको सुविधाएं मिलती है, तनख्वाह ड्रॉ करता है या पेंशन ड्रॉ करता है, उस वक्त हमें ये बात चुभती है। जब हम एक ही साथ रह के एक ही ड्यूटी कर रहे हैं, एक ही मुश्किलात का सामना करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, फिर ये विसंगति क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? आप जानते होंगे ये चीजें आज से नहीं चल रही। आज से 36 वर्ष पहले तीसरा पे कमीशन हुआ था, 78 में हम सामने को मिला, उससे पहले हुआ था। जनरल गुरैया साहब आर्मी एनोलॉजी के तर्ज पे उन्हें दिया गया था। उसके बाद 86 में जैसे अनिल साहब कह रहे थे कि असम राइफल्स को सीपीयू में डालने की वजह से हमारा जो पे स्ट्रक्चर है, सिविल जो एम्प्लॉय है, जितने पुलिस सेंट्रल पुलिस पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस प्लस जो सिविल में काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं, उनके साथ मिक्स कर दिया, मिला दिया गया पे स्केल, जिसकी वजह से हमें आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे को ना एमएसपी मिलती है, ना पे स्केल में एक कम पे स्केल है सिविल का आर्मी की तुलना में, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है 1986 से। 1986 में आपको पता होगा बहुत सारे लोग उसमें थे, हड़ताल भी होगी, भूख हड़ताल हुई 6 जुलाई को 1987। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल किए गए, 71 आदमी को घर जाना पड़ा, मगर बाद में केसेस को वापस आ गए, तब भी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। ये किस लिए